वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम सिंबल और सिंबोलिज़म को डिस्कस करेंगे। सिंबल का मतलब है अलामत, यानी अगर कोई राइटर अपनी तहरीर में या अपनी राइटिंग में किसी ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करे जो कि अपने पूरे ग्रोह की नुमाइंदगी करता हो तो ऐसे लफ्ज़ को सिंबल कहते हैं और इस टेक्निक को सिंबोलिज़म कहते हैं। सिंबोलिज़म का मतलब है अलामत निगारी, यानी किसी तहरीर में बार बार सिंबल्स का बहुत कसरत से इस्तेमाल करना सिंबोलिज़म कहलाता है या अलामत निगारी कहलाता है। सबसे पहले हम सिंबल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सिंबल इज़ एनीथिंग दैट स्टैंड्स फॉर और रिप्रेजेंट समथिंग एल्स बियॉन्ड इट, यानी सिंबल किसी दूसरी चीज़ का, किसी ऐसी चीज़ का नुमाइंदा होता है या किसी ऐसी चीज़ को ज़ाहिर करता है जो कि इससे बिल्कुल मावरा होती है, इससे बहुत दूर होती है। यूजली एन आइडिया कन्वेंशनली एसोसिएटेड विद इट, आम तौर पर उस चीज़ से मुराद कोई ऐसा नज़रिया होता है जो कि रवायती तौर पर उसके साथ मुंसलिक हो। हम आते हैं सिंबोलिज़म की डेफिनेशन की जानिब। सिंबोलिज़म इज़ अ लिटरेरी डिवाइस in which a writer uses one thing, usually a physical object or phenomena, to represent something more abstract, यानी राइटर एक ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है जो कि फ़िज़िकली हमें दिखाई तो देता है, वो कोई चीज़ होती है, लेकिन उससे मुराद किसी ऐसी चीज़ को लिया जाता है जो कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसे हम देख नहीं सकते। अब हम कुछ सिंबल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम कलर्स में सिंबल को देखते हैं कि कौन कौन सा कलर किस किस चीज़ का सिंबल है। ब्लैक कलर डेथ और ईवल का सिंबल है, यानी मौत और बुराई का सिंबल है, जबकि वाइट कलर लाइफ और प्योरिटी का सिंबल है, यानी ये ज़िंदगी और खालिसियत का सिंबल है। उसके बाद रेड कलर ब्लड, पैशन, डेंजर और इमोर्टल कैरेक्टर का सिंबल है, यानी ये खून, जज्बात, ख़तरे और लाफानी किरदार का सिंबल है। उसके बाद पर्पल एक रॉयल कलर है, यानी ये एक शाही कलर है। उसके बाद येलो कलर वायलेंस और डिके को शो करता है, यानी जुल्म व सितम और डिके यानी हर चीज़ के ख़ात्मे का सिंबल है। उसके बाद ब्लू कलर जो है वो पीसफुलनेस और काम का सिंबल है, यानी ये अमन और ख़ामोशी का सिंबल है। उसके बाद हम कुछ फ्लावर्स को देखते हैं, जैसा कि रोज़ रोमांस का सिंबल है, वायलेट शाइनेस यानी शर्मीलेपन का सिंबल है, लिली ब्यूटी और टेम्पटेशन का सिंबल है, यानी ये खूबसूरती और किसी को अपनी तरफ माइल करने का सिंबल है। उसके बाद श्रीसेंथिमम जो है वो परफेक्शन का सिंबल है, यानी किसी चीज़ के मुकम्मल होने का सिंबल है। अब हम कुछ एनिमल्स को देखते हैं कि वो किन चीज़ों के सिंबल हैं। सबसे पहले बेयर जो है, यानी जो रीछ है, वो करेज और डेंजर का सिंबल है। उसके बाद बटरफ्लाई ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की सिंबल है। डॉग लॉयल्टी का सिंबल है और डिवोशन का सिंबल है, यानी वफ़ादारी का सिंबल है। उसके बाद सरपेंट जो है वो डार्कनेस और करप्शन का सिंबल है, यानी अंधेरे और बदनवानी का सिंबल है। अब हम देखते हैं कि मौसमी हालात किस किस चीज़ के सिंबल हैं, जैसा कि फॉग टेरर यानी खौफ का सिंबल है, स्टॉर्म हॉस्टिलिटी का सिंबल है, स्नो कामनेस और प्योरिटी का सिंबल है, विंड पावर और स्ट्रेंथ का सिंबल है और रेनबो होप और प्रॉमिस का सिंबल है, यानी उम्मीद और वादे का सिंबल है। उसके बाद हम कुछ मज़ीद ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जैसा कि कार्ट यानी जो छकड़ा है, अगर हम इसे किसी वेबसाइट पर देखें तो ये ऑनलाइन शॉपिंग का सिंबल है। उसके बाद जो अमेरिकन फ़्लैग है उसमें हमें दो तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो हमें 13 रेड और वाइट लाइंस दिखाई देती हैं जो कि ओरिजिनल अमेरिकन 13 कॉलोनीज़ का सिंबल हैं। उसके बाद जो इसके 50 स्टार्स हैं वो इसकी 50 स्टेट्स का सिंबल हैं। उसके बाद अगर हम पाकिस्तानी फ़्लैग को देखें तो इसमें हमें एक ग्रीन पोर्शन नज़र आता है और एक वाइट पोर्शन नज़र आता है। ग्रीन पोर्शन मुस्लिम्स का सिंबल है, जबकि वाइट पोर्शन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का सिंबल है और इसमें जो क्रेसेंट और स्टार है ये इसके इस्लामिक रिपब्लिक होने का सिंबल है। उसके बाद अगर हम इंडियन फ्लैग को देखें तो इसमें हमें 3 कलर्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले ऑरेंज कलर दिखाई देता है जो कि सेक्रीफाइस और करेज का सिंबल है। उसके बाद वाइट कलर
पीस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी का सिंबल है, और जो ग्रीन कलर है वो फेथ, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। और इसके बिल्कुल दरमियान में जो हमें गोल दायरा दिखाई देता है वो मूवमेंट ऑफ लाइफ का सिंबल है। और इसके साथ साथ ये इस बात का भी सिंबल है कि एक ज़माना इंडिया पर ऐसा भी गुजरा है जब यहाँ पर बादशाही निज़ाम चलता था, यानी यहाँ पर बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। उसके बाद डॉलर का जो साइन है वो अर्निंग और मनी मेकिंग का सिंबल है, यानी कमाई का सिंबल है। और उसके बाद जो 5 ओलंपिक रिंग्स हैं ये 5 कंटिनेंट्स का सिंबल है, जो कि इसके बाकायदा पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सिंबल्स हैं, जैसा कि तराजू इंसाफ का सिंबल है। उसके बाद अगर हम मोबाइल पर देखें तो तमाम एप्लीकेशंस के अपने अपने सिंबल्स हैं। इसके अलावा टाइपिंग के दौरान जो इमोजी हमें देखने को मिलते हैं वो इंसानी मूड्स का सिंबल होते हैं। इसके अलावा हर मज़हब का एक अपना सिंबल है, हर मुल्क का अपना एक सिंबल है जिसका इजहार उस कंट्री के फ्लैग के ज़रिए किया जाता है। इसके अलावा ट्रैफ़िक रूल्स को समझने के लिए ट्रैफ़िक के अपने सिंबल्स हैं, जिसमें ट्रैफ़िक लाइट्स हैं। इसके अलावा चारों मौसम भी अपनी अपनी जगह सिंबल रखते हैं, जैसा कि स्प्रिंग सीज़न न्यू बर्थ या रीबर्थ का सिंबल है। उसके बाद समर सीज़न यूथ और मैच्योरिटी का सिंबल है। उसके बाद ऑटम सीज़न डिके का सिंबल है और विंटर डेथ का सिंबल है। उसके बाद अगर हम इसके पर्पस को देखें कि सिंबलिज़म क्यों यूज़ की जाती है, सबसे पहले तो ये इमोशंस को उभारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी सिंबलिज़म के थ्रू इंसान के इमोशंस बुलंद होते हैं। और उसके साथ साथ इसके थ्रू इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से इमेजेस यूज़ किए जाते हैं। उसके साथ साथ इमेजेस को यूज़ करने का मकसद ये भी होता है कि स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने मेन थीम के साथ कनेक्टेड रहें। उसके बाद किसी भी लिटरेरी वर्क में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी सिफ़ात, उनकी एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी सिंबल्स के थ्रू ही बयान किया जाता है। और किसी राइटिंग को बहुत डीपर मीनिंग देने के लिए भी सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू आयरनी और सटायर को बयान किया जाता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि राइटर बोल्डली या बहादुरी के साथ बयान नहीं कर सकता, तो इसलिए वो सिंबलिज़म का सहारा लेता है, सिंबलिज़म के थ्रू वो इसे बयान करता है। उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो एक तो यूनिवर्सल या कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो कि यूनिवर्सली इंटरनेशनली एडमिटेड होते हैं, जो कि हर लिहाज से इंटरनेशनली एडमिटेड होते हैं। और दूसरी इसकी किस्म है प्राइवेट और पर्सनल सिंबल्स, जो कि कोई भी राइटर अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। उसे समझने के लिए हमें राइटर की दूसरी राइटिंग्स को भी समझना पड़ता है, ताकि हमें राइटर की तबीयत का पता चले, उसकी शख्सियत का और उसकी सोच का अंदाज़ा हो सके कि वो किस किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करता है। सिंबलिज़म का आगाज़ सबसे पहले फ़्रेंच राइटर्स ने किया, जिनमें ख़ास तौर पर चार्ल्स बाडलेयर, पॉल वर्लेन, आर्थर रिम्बार्ड और इसके साथ साथ स्टीफन मेलार्म के नाम काबिले ज़िक्र हैं। उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस इंग्लिश राइटर्स पर भी हुआ, जिनमें विलियम ब्लेक, W.B. येट्स, S.T. कॉलरिज, D.H. लॉरेंस, T.S. एलियट, एडगर एलन पो और एज़रा पाउंड के नाम शामिल हैं। अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें पोइट्स ने सिंबल्स यूज़ किए। सबसे पहले विलियम ब्लेक की एक फेमस पोइम जिसका टाइटल है आ सनफ्लावर। इसमें पोइट ने सनफ्लावर को एक इंसान का सिंबल इस्तेमाल किया है, और जो सूरज है उसे लाइफ के तौर पर सिंबलाइज़ किया गया है। यानी इसका मतलब है कि सूरज किस तरह से एक सनफ्लावर पर असरअंदाज होता है, लेकिन पोइट सिंबॉलिकली ये कहना चाहता है कि ज़िंदगी इंसान पर किस तरह से असरअंदाज होती है, यानी ज़िंदगी के वाक़यात इंसान को किस तरह से मुतासिर करते हैं। उसके बाद अगर हम विलियम हेनरी डेविस की पोइम द रेन को देखें तो इसमें पोइट ने यही सिंबल इस्तेमाल किया है कि जिस तरह से ऊपर वाले पत्ते निचले पत्तों को बाद में पानी देते हैं, पहले बारिश का पानी ऊपर वाले पत्ते हासिल करते हैं, उसके बाद वही पानी निचले पत्तों को मिलता है। तो सिंबॉलिकली पॉइंट ये कहना चाहता है कि जिस तरह से सोसाइटी में सबसे पहले अमीर लोग हर चीज़ पर काबिज़ हो जाते हैं, उनकी बची हुई चीज़ ही गुरबा और छोटे लोगों के हाथ आती है। उसके बाद अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम द पास्चर को देखें तो इसमें उसने यही समझाने की कोशिश की है कि जो पास्चर है वो इस पूरी दुनिया का सिंबल है। और उसके बाद जो क्लीन वाटर है, साफ़ पानी है, वो दिलों की सफाई का यानी साफ़ सुथरे दिलों का सिंबल है।
और उसके बाद जब पोइट कहता है कि इट टॉटर्स व्हेन शी लिक्स इट विद हर टंग, तो इसका मतलब है कि जब हमारे दिल साफ़ हो जाएंगे तो इंसानों की रहनुमाई के लिए खुदा एक पैगंबर को भेजेगा। उसके बाद अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स को देखें तो इसमें उसने डैफोडिल्स को स्प्रिंग सीज़न के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो कि डांस कर रहे हैं यानी मौसम बहार को वेलकम कह रहे हैं। उसके बाद अगर हम एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ को देखें तो इसमें कैरिज का वर्ड डेथ के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में उसने 3 अदवार का जिक्र किया है। सबसे पहले उसने स्कूल के चिल्ड्रन का जिक्र किया है, इससे मुराद चाइल्डहुड है। उसके बाद उसने फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन का जिक्र किया है, जिससे मुराद इंसान की जवानी है, जो कि पकी हुई फसल के सिंबल के तौर पर बयान की गई है। उसके बाद सेटिंग सन यानी गुरूब होता हुआ सूरज, ये इंसान के बढ़ापे का सिंबल है। उसके बाद अगर हम जॉन कीट्स की पोएम ओड टू नाइटिंगेल को देखें तो नाइटिंगेल जो है ये ग्रीक माइथोलॉजी में लव का सिंबल इस्तेमाल किया जाता था, तो जॉन कीट्स ने भी इसे लव और ब्यूटी के सिंबल के तौर पर ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद इंग्लिश पोइट्स ने जब सिंबल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया तो इसका इन्फ्लुएंस दुनिया की दूसरी ज़बानों के लिटरेचर पर भी पड़ा। इसके साथ साथ डांस, म्यूज़िक, स्कल्पचर और पेंटिंग पर भी इसके गहरे असरात मरतब हुए। अब हम डिस्कस करते हैं सिंबलिज़म और एलेगरी में डिफरेंस को। एलेगरी का मतलब है कि एक ऐसी कहानी जिसका ज़ाहरी माना और मफहूम कुछ और हो, लेकिन उसके साथ साथ एक हिडन मीनिंग भी साथ साथ चलता हो, यानी एक ऐसा मीनिंग भी उस स्टोरी का हो जो कि छुपा हुआ हो, लेकिन इसको डीपली अगर स्टडी किया जाए, उसे एक्सप्लेन किया जाए तो फिर उस माना और मफहूम की समझ आए, उसे एलेगरी कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि बहुत से सिंबल्स को मिलाने से जो एक नई स्टोरी बनती है, जो कि मल्टी लेयर स्टोरी के नीचे एक तह में छुपी होती है, उसे एलेगरी कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एलेगरी एक टोटलिटी का नाम है, एक कुल्लियत का नाम है, और सिंबलिज़म उसका एक जुज़ है। यानी सिंबल इंडिविजुअल होते हैं, एक सिंबल का अमूमन दूसरे सिंबल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन एलेगरी में जो तमाम सिंबल्स होते हैं उनका आपस में बहुत गहरा तल्लुक़ होता है, और वो तमाम सिंबल्स जो हैं उनके मीनिंग आपस में मिलकर एक ऐसी कहानी बयान करते हैं जो कि पढ़ने वाले की नज़रों से ओझल होती है। पढ़ने वाला जो रीडर होता है वो सिर्फ़ उसके ज़ाहरी माना और मफहूम को समझता है, लेकिन जो उसकी डेप्थ में जाए, उसकी एक्सप्लेनेशन करे, उसको इसकी एलेगरी की समझ आ जाती है। यानी वो बहुत से सिंबल्स को मिलाकर जब पढ़ता है तो उसको हिडन स्टोरी की भी समझ आ जाती है। उसके बाद अगर हम सिंबल और मेटाफर में डिफरेंस को देखें तो इसमें यही डिफरेंस है कि मेटाफर एक चीज़ को दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देने का नाम है। यानी इसमें 2 चीज़ों की एक जैसी खसूसियत को देखा जाता है और उस खसूसियत की बेस पर उस चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन सिंबल में ऐसी शर्त नहीं है। इसमें 2 चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स का, सिफ़ात का या खसूसियात का एक जैसा होना, सेम होना कंडीशन नहीं होती, बल्कि सिंबल किसी चीज़ का नुमाइंदा होता है या किसी चीज़ के ग्रुप का नुमाइंदा होता है। यानी सिंबल देखने में तो एक लफ्ज़ होता है, लेकिन वो चंद अल्फाज या अल्फाज के एक पूरे ग्रुप का नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर हम सिंबलिज्म और मोटिफ में डिफरेंस को देखें तो सिंबलिज्म में जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम सिंबल्स का एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं होता, और इसके साथ साथ एक सिंबल का रिपीट होना कोई शर्त नहीं होती। हर सिंबल अपनी बारी पर एक एक मरतबा ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मोटिफ में सिचुएशन डिफरेंट होती है। ये भी किसी लफ्ज़ के नुमाइंदा के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बार बार लिटरेरी वर्क में रिपीट होता है, यानी ये रिपीटेडली आता है। और इसके साथ साथ मोटिफ का अपने थीम और अपनी स्टोरी के सेंट्रल आइडिया के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, जबकि सिंबलिज्म में तमाम सिंबल्स का ना तो आपस में कोई ताल्लुक़ होता है, ना ही ये रिपीट होते हैं, और ना ही इनका सेंट्रल आइडिया या थीम के साथ कोई बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। जबकि मोटिफ एक तो ये रिपीटेडली आता है और इसके साथ साथ इसका अपनी स्टोरी के सेंट्रल आइडिया और थीम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ भी होता है। Thank you for attending this lecture.